ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से लक्ष्य एसएससी बैच जो स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे, उसकी फर्स्ट क्लास है। आज आपने मेजरमेंट और पावर सिस्टम की भी क्लास अटेंड की होगी और आज से मशीन की फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, लक्ष्य एसएससी जेई, जिसमें हम आपका जो एसएससी जेई का एग्जाम है जो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तब तक एक तरीके से जो भी सब्जेक्ट्स आपके एसएससी जेई में आते हैं उनको एक ओवरव्यू दे पाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छे से कवर कर पाओ। तो जो मेन और की पॉइंट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के, दोज पॉइंट्स विल बी कवर्ड टिल योर एसएससी जेई एग्जाम। और उसके अलावा मैं बता दूं, अनअकैडमी प्लस पे एसएससी कैटेगरी में भी एसएससी जेई का बैच चल रहा है। वो बैच एसएससी जेई के अलावा जेई और एई के जितने भी एग्जाम है सबके लिए यूजफुल होगा। यानी वो बैच सिर्फ 3 महीने का नहीं होगा, उसके बाद भी उसमें और भी सब्जेक्ट्स ऐड होंगे, प्रैक्टिस बैच वगैरह स्टार्ट होगा। तो उस सारी कहानी को हम और आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि यूपीपीसीएल वगैरह में भी वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो जो लोग प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी कैटेगरी में या गेट ईएससी कैटेगरी में, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्काउंट के लिए आपके पास कोड दिख रहा होगा RK11, यूज दिस कोड एंड गेट डिस्काउंट। राइट, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की फर्स्ट क्लास। यहां से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी जो आपके एग्जाम में बहुत काम की आएंगी, बहुत काम की। देखो, मैग्नेटिक सर्किट, अर्नब का कहना है क्रेट्रिक्स पर क्लास नहीं होगा। क्रेट्रिक्स पर और इस पे अंतर क्या है? दोनों यूट्यूब चैनल है, कहीं पढ़ना है कहीं पढ़ो। देखो, मैग्नेटिक सर्किट क्या है? मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, बहुत ध्यान से देखो आपके पास एक मैग्नेट है। दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से कुछ लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, जो कहां जाती हैं? साउथ पोल की तरफ। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ कुछ लाइंस जाती हैं, कहां से कहां जाती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। बाहर ये लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं, मगर अंदर ये लाइन साउथ से नॉर्थ आती हैं। ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, चुंबक के अंदर नॉर्थ से साउथ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती हैं, इनको दुनिया बोलती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बोलती है इनको? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। Magnetic lines of forces, these are the imaginary lines which travels from N to S. These are the imaginary lines which travels from N to S outside the magnet and S to N inside the magnet. वो काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। अर्नब बोल रहे हैं स्टूडेंट ज्यादा है सर, वहां पे ज्यादा तो है, तो उनको यहां पे लेके आओ। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, वो काल्पनिक रेखाएं, वो इमेजिनरी लाइंस व्हिच ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। राइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? क्या ये लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? जी नहीं, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो, एक लाइन ऐसे है दूसरी इसको ऐसे क्रॉस कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। एक लाइन ऐसी हो, एक लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं या क्रॉस नहीं करती हैं। या आप ये बोल दो दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, या ऐसा भी बोल सकते हैं दीज लाइन कट ईच अदर एट इंफिनिटी, अनंत पे जाके एक दूसरे को कट करती हैं। तो दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इसी को दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो दीज लाइंस कट ईच अदर एट इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे चिंटू ने बबली से कहा तुम मुझसे शादी करोगी, तो बबली को मना करना था कि तुम जेई भी नहीं हो, तुमसे क्या शादी करूं मैं। तो बबली ने चिंटू से कहा,
घुमा करके, ताकि चिंटू का दिल न टूट जाए। मैं तुमसे शादी करूंगी चिंटू, करूंगी तुमसे मैं शादी। चिंटू ने बोला कब करोगी? बबली ने कहा आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, अनंत काल के बाद। चिंटू ने कहा अनंत काल के बाद का मतलब कोई 1000 साल बाद शादी करोगी क्या? 100 साल से ज्यादा की हमारी लाइफ है ही नहीं, 60 70 80 साल। तो अनंत काल के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद शादी करने का मतलब यही है कि शादी नहीं करनी है। तो जैसे दो लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं लाइक दिस, ये क्या दो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को कट करती हैं? नो, दे विल नेवर कट ईच अदर। बट हम बोलते हैं कि टू पैरेलल लाइंस आल्सो कट ईच अदर बट एट इंफिनिटी। यानी हम ये मान के चलते हैं कि वहां तक जहां तक हम ना देख सकते ना पहुंच सकते, हो सकता वहां पे जाके एक दूसरे को कट कर रही हूं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होती हैं ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, या एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, या बोलो दे कट ईच अदर एट इंफिनिटी। दे कट ईच अदर एट इंफिनिटी। These are the magnetic lines of forces. Magnetic lines of forces always forms closed loop. Magnetic lines of forces always forms closed loop. मेरा सवाल ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लोज लूप हमेशा बनाती है नहीं बनाती है? मेरा सवाल है आप लोगों से, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लोज लूप हमेशा बनाती है? नहीं, क्लोज लूप नहीं है ये। देखो, इफ दिस इज मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ए क्लोज लूप, और दिस इज ए क्लोज लूप। सो दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है नहीं बनाती? अरे कुछ तो कमेंट करके बोलो। चिंटू का सर नाम ही नहीं सुना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम ही नहीं सुना है चिंटू ने। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? साकेत का कहना है नो, मयूरी, पूजा, अर्नव, गुलशन, नियर सक्सेस, रोहित, गजदा, थिंकू, टिंकू, नई कमेंट आ रहा है मेरे पास। श्रवण का कहना नॉट नेसेसरली। ओके, देखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये ऐसे होती हैं, देखो, जैसे प्लस चार्ज है मान लो, यहां से लाइंस बाहर निकलती हैं लाइक दिस, और अगर ये माइनस चार्ज है तो यहां पे लाइंस आके ऐसे मिल जाती हैं। क्लोज लूप कहां बना भाई? यहां खत्म हुई, यहां पे, यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे मिल गई, खत्म। ऐसे घूम के फिर वापस नहीं आई हैं। ये सब आप पढ़ोगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह कभी पढ़ोगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी वगैरह वहां पे पढ़ाया जाएगा आपको। आप बस अभी के लिए इतना जानिए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऑलवेज फॉर्म्स ए क्लोज लूप, ऑलवेज फॉर्म्स ए क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज और इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, डज नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप। बात आ रही समझ में कि क्लोज लूप कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है? तो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है, पैरेलल होती है या इनफाइनाइट पे कट करती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi. Suppose these are the magnetic lines of forces which are passing. मैंने अपनी हथेली को यहां पे रख दिया। मैंने किसको रखा? हथेली को। मैंने अपनी हथेली को यहां पे रख दिया। अब मेरी हथेली से होकर के जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पास होंगी, मैंने अपनी हथेली को यहां पे रखा, मेरी हथेली से होकर के जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पास होंगी, उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर माई हथेली। मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर माई हथेली, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां पे रख दूं, मान लीजिए मैंने डस्टर को यहां पे रख दिया, मान लीजिए डस्टर है, मैंने इसको यहां पे रख दिया। अब इस डस्टर के ऊपर से भी कुछ लाइंस गई हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। कुछ लाइंस हो सकता है डस्टर के नीचे से भी जाए, मुझे उससे भी मतलब नहीं है। वो लाइंस जो डस्टर के थ्रू होकर के जा रही हैं, दोज लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू द डस्टर, दोज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दिस डस्टर।
यानी अगर यहां पे मैं किसी क्वाइल को रख दूं तो क्वाइल से होकर के गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जैसे मैं किसी कमरे में खड़ा हूं और कई सारी किरणें, प्रकाश की किरणें निकल के जा रही हैं, मेरे लेफ्ट से, मेरे राइट से, मेरे ऊपर से, मेरे नीचे से, उनसे मुझे मतलब नहीं, मेरी बॉडी के थ्रू होकर के जितनी भी प्रकाश की किरणें जा रही हैं उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। बात आई समझ में? क्वेश्चन आर दे इंटरसेक्ट? नो, दे डोंट इंटरसेक्ट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज डोंट इंटरसेक्ट। बात समझ में आई? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पासिंग विद अ पर्टिकुलर एरिया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पासिंग विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मैं अपने हथेली को यहां पे रख दिया, मैंने अपने हथेली को यहां पे, डस्टर के अंदर से जाएगा नहीं जाएगा एक एग्जांपल दे रहे हैं, अब कहां से कोई और चीज झूठ के लाएं। मैंने अपने हथेली को रख दिया तो कुछ लाइंस मेरी हथेली के ऊपर से गई, हमें उससे मतलब नहीं, कुछ मेरी हथेली के नीचे से गई, उससे मतलब नहीं, मेरी हथेली के अंदर से होके कितनी लाइंस गई, दोज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर माई हथेली। बात समझ में आई? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वस्तु से, किसी भी क्षेत्रफल से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है उन्हीं को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर and it is represented by WB. Now the next is, what is magnetic flux density? What is magnetic flux density? It is represented by B. Magnetic flux density, it is represented by B. What is B? B is nothing but phi upon A. B is nothing but phi upon A, means flux passing with unity area. Flux passing with unity area is called मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे मैंने कहा ये डस्टर है, सपोज दिस इज द डस्टर, दिस इज द डस्टर, इस डस्टर का एरिया कितना है? ए। ये एक डस्टर है, क्या है? डस्टर। इस डस्टर का एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस डस्टर? इट इज ए। आई हैव प्लेस्ड इट हियर। हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस? कितना फ्लक्स इससे गुजर रहा है? मान लिया इसका एरिया है ए और पूरा एरिया है ए और इससे होकर गुजरने वाला पूरा फ्लक्स है फाई। तो पूरा एरिया ए है और उस पूरे एरिया से होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई है। तो अगर ए एरिया से फाई फ्लक्स गुजर रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, एकाकी क्षेत्रफल से, यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा? इट विल बी फाई अपॉन ए। So phi upon A is what? This is also a flux, but this is a special flux. Why this is a special flux? Because this is passing with unit area. एकाकी क्षेत्रफल से पास हो रहा है. That's why it is called that's why it is given a special name, that is magnetic flux density. तो magnetic flux density क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया से जो फ्लक्स पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैंने कहा डस्टर का एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, 20 मीटर स्क्वायर से 100 वेबर फ्लक्स पास हो रहा है, तो टोटल तो फ्लक्स हो गया, ये एरिया हो गया। तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा? दैट इज 100 अपॉन 20, दैट इज 5। दिस 5 इज नथिंग बट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। So phi upon A, flux upon area, flux upon area, magnetic flux upon area is magnetic flux density, and that is flux passing with unit area is called magnetic flux density. What is the unit? What is the unit of magnetic flux density? Flux is Weber, area is meter square, Weber per meter square. You can also call it Tesla. 1 Tesla, 1 Tesla is equal to 1 Weber per meter square. 1 Tesla is 1 Weber per meter square. 1 Tesla is 1 Weber per meter square. Got it or not? नहीं आ रहा समझ में? तो हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, व्हाट इज रिलक्टेंस? टेल मी, रिलक्टेंस किसको बोलते हैं? व्हाट इज रिलक्टेंस? 777, अरे बोलो व्हाट इज रिलक्टेंस? रमेश महाथो,
जितेंद्र कुमार का बोलना है मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। नीतीश पटेल सर डीसी मशीन का टाइमिंग, डीसी मशीन की टाइमिंग तो आज है 11 बजे से, 11 बजे से। सैनी अखिलेश का कहना है अपोजिशन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। अर्नब का कहना है रिलक्टेंस इन द एयर गैप, रिलक्टेंस इन द एयर गैप, अपोजिशन इन द पाथ ऑफ फ्लक्स। रमेश 777 मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। ओके, अगर मैं आपको कुछ समझाता हूं तो आपके अंदर कोई तो अवरोध, कोई तो अपोजिशन ऐसा होता है जो मेरे समझाई हुई चीजों को आपके अंदर जाने से रोकता है, वो आपका अवरोध हो गया, वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से करंट को पास कराऊं, किसी इलेक्ट्रिकल वायर से, किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से करंट को पास कराऊं, तो कंडक्टर करंट के रास्ते में कुछ अपोजिशन डालेगा, कुछ अवरोध डालेगा, एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। इन द सेम वे, सपोज आई हैव टेकन ए मैग्नेटिक मटेरियल, आई हैव टेकन ए कॉइल एंड आई एम पासिंग द फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल। मैंने कोई एक मटेरियल ले लिया और उस मटेरियल से मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराना स्टार्ट किया। अब उस मटेरियल के अंदर जिसकी कॉइल है, जिससे आप फ्लक्स को पास करा रहे हो, उस मटेरियल के अंदर टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है क्या? फ्लक्स के रास्ते में अवरोध डालने की, अपोजिशन क्रिएट करने की। दैट टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल टू अपोज द फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस। नाउ दिस टेंडेंसी टू अपोज द फ्लक्स डिपेंड्स ऑन वेरियस मटेरियल। अगर आपने कोई अच्छा मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल या आयरन, तो उसका रिलक्टेंस कम होगा। कोई ऐसा मटेरियल आपने सेलेक्ट कर लिया जिसका रिलक्टेंस ज्यादा है, तो ज्यादा अवरोध डालेगा। जैसे एयर है, एयर का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो एयर फ्लक्स के रास्ते में बहुत ज्यादा अवरोध डालेगी। सो रमेश का कहना है रात के 11 बजे नींद भी आती है और क्लास भी करना है, कैसे करें? अच्छा, क्या जो 10 से 11 की टाइमिंग आप लोगों की है, इज दिस गुड और नॉट? अरे आपकी टाइमिंग 10 से 11 है, 11 से 12 नहीं हो। 11 से 12 सिर्फ आज की जो कल वीडियो हुई थी आपकी, वो प्रीमियर होगी डीसी मशीन वाली। डीसी मशीन नहीं, डीसी मशीन वाली तो परसों प्रीमियर होगी, आज ट्रुथ वाली वीडियो प्रीमियर होगी आपकी। नॉर्मली आपकी जो मशीन की क्लास चल रही है 10 से 11 चलेगी, तो 10 से 11 का टाइम सही है या नहीं सही है? रात के 10 से 11 का टाइम, इज इट गुड और नॉट? इफ इट इज नॉट सुटेबल देन टेल मी। मैंने तो टाइम इसलिए रखा है कि आपको कुछ भी करना हो, खाना हो, बाहर जाना हो, खाना बनाना हो, सब कुछ करके आप 10 बजे तक फ्री हो जाते हो। जितेंद्र, आकाश, अर्नव का कहना है परफेक्ट टाइमिंग स्लॉट सर। ओके, इसलिए मैंने इस टाइम को चूज किया, वरना 9 टाइम तो 9 से 10 का भी खाली था। तो 777 बोल रहे 9 PM, ये सही है, गुड। अदेपू का कहना नॉट सुटेबल सर, तो कौन सा टाइम सुटेबल है? निरंजन, पूजा भट्ट, राखी, सबका कहना है परफेक्ट है, परफेक्ट। अक्षय गुप्ता, अर्नब का कहना गर्लफ्रेंड का कॉल करता है, अच्छा गर्लफ्रेंड की कॉल आती है। अदेपू का कहना 9 PM परफेक्ट सर। देखिए 9 PM और 10 PM में कोई खास अंतर तो है नहीं, 1 घंटे का ही अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया कि व्हाट इज रिलक्टेंस? रिलक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, which property? To oppose the flux. Which flux? The flux passing with the material. अगर किसी मटेरियल से किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराया जाए, अगर किसी मटेरियल से किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराया जाए, तो मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में कुछ अवरोध डालता है, एंड दैट अपोजिशन इन द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस। सो रिलक्टेंस टर्म इज यूज्ड इन केस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, and resistance term is used in case of electrical circuit. So resistance is a position in the path of current, reluctance is the position in the path of magnetic flux. So in electrical circuit the function of resistance is same as the function of reluctance in magnetic circuit. So resistance and reluctance are similar to each other. Reluctance is also called magnetic resistance, reluctance is also called, मयूरी का कहना है कैन यू प्रोवाइड PDF नोट्स, उसकी बात करेंगे। रिलक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस? टेल मी, रिलक्टेंस क्या होता है? देखो इधर, रिलक्टेंस इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज अपोजिशन
इट इज अपोजिशन इन पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसके रास्ते में अवरोध है? इफ रिलक्टेंस इज हाई, इफ द रिलक्टेंस इज हाई, किसका रिलक्टेंस? किसी मटेरियल का। अगर रिलक्टेंस किसी मटेरियल का हाई है इसका मतलब क्या? अगर रिलक्टेंस किसी मटेरियल का हाई है इसका मतलब क्या? फ्लक्स विल पास इजिली, नहीं, फ्लक्स विल नॉट पास इजिली। अगर रिलक्टेंस हाई है तो फ्लक्स आसानी से पास नहीं होगा। और अगर किसी मटेरियल का रिलक्टेंस क्या है? लो है। अगर किसी मटेरियल का रिलक्टेंस लो है तो फ्लक्स विल पास इजिली, फ्लक्स आसानी से पास होगा। रिलक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। रिलक्टेंस को दुनिया और किस नाम से जानती है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक resistance. Now the question is, what is the unit of reluctance? Tell me, Chintu, this is the question of exam. What is the unit of reluctance? Tell me. 1 upon Henry, ampere turn upon Weber, ampere turn upon Weber, ampere turn upon Weber. Correct. 1 upon Henry or Henry inverse, that is also correct. And ampere turn upon Weber, that is also correct. So what is the unit of reluctance? The unit of reluctance is Henry inverse or 1 upon Henry or ampere turn upon Weber. This is unit of reluctance. This unit is very important from your exam point of view. Now the next term is permeance. You know what is permeance? Nitish Patel का कहना सर है passed out 2019 batch and not got a government job but now in depression and do part-time job in a company. Then I am prepared for government job due to financial condition. नीतीश, जो आपके सामने चैलेंजेज आते हैं ना, ये चैलेंजेज ही आपको महान बनाते हैं। सच्चाई यही है। जो आपके सामने, आप कितने बड़े हो या आप कितने महान हो, ये प्रूव करती हैं आपके सामने आने वाली कंडीशंस। अगर आप कंडीशन से लड़ जाते हो, जीत जाते हो तो यू आर ग्रेट, और आप हार जाते हो फिर तो कहानी खत्म है। दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक सिचुएशन से लड़ के निकल जाते हैं, दूसरा है जो हार जाते हैं। तो हारने की जरूरत नहीं है आपको। डोंट गेट डिफीटेड, राइट। बाकी मेरी मेल आईडी आपके पास है, कोई दिक्कत हो तो आप बताना। व्हाट इज परमियंस? परमियंस इज क्या? व्हाट? सैनी अखिलेश सिंह, 1 upon reluctance, reciprocal of reluctance, 1 upon reluctance. Yes. What is permeance? Permeance is nothing but the inverse of reluctance. What is permeance? Permeance is nothing but inverse of reluctance. Permeance is nothing but inverse of reluctance. रिलक्टेंस का उल्टा, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ऐसे रिलक्टेंस का उल्टा परमियंस। यानी परमियंस ये बताता है कि कितनी आसानी से फ्लक्स आपका मटेरियल से पास हो जा रहा है। अगर फ्लक्स आसानी से पास हो जा रहा है तो परमियंस ज्यादा है, फ्लक्स आसानी से पास नहीं हो रहा है तो परमियंस कम है। ऑब्वियस सी बात, इफ रिलक्टेंस इज हाई दिस विल बी लो, दिस इज लो, दिस विल बी हाई। एंड व्हाट इज द यूनिट? यूनिट इज व्हाट? रिलक्टेंस यूनिट का उल्टा कर दो, हेनरी। What is the unit? It is Henry or Weber upon ampere turn. अरे हाँ या ना बोलो तो। परमियंस इज 1 upon reluctance. Now the next parameter is, so permeance is similar to what? Permeance is similar to conductance. भाई रेजिस्टेंस रिलक्टेंस के सिमिलर,
रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रिलक्टेंस का उल्टा परमियंस. इट मींस परमियंस इज सिमिलर टू कंडक्टेंस. परमियंस इन मैग्नेटिक सर्किट इज सिमिलर टू कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. कंडक्टेंस ये तो बताता है हाउ स्मूथली करंट कैन फ्लो थ्रू ए रेजिस्टर. परमियंस एक्सप्लेन्स दैट हाउ इजीली फ्लक्स कैन पास थ्रू ए मैग्नेटिक मटेरियल. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज परमिएबिलिटी. व्हाट इज परमिएबिलिटी? क्या है परमिएबिलिटी? चेंटू अरे बोलो तो. परमिएबिलिटी that is represented by mu. What is permeability? रमेश महातो का कहना है सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमियंस एंड परमिएबिलिटी. अभी बताते हैं, रुक जाओ 2 मिनट. क्या है? व्हाट इज परमिएबिलिटी? Arnav is saying the ability to pass the flux without changing the magnitude. सैनी का कहना है the ability of a medium to allow magnetic field lines. हैप्पीनेस का कहना है हैप्पीनेस का property of magnetic medium. Permeance analogous to inductance. No. चिंटू का कहना है हमसे भी बात करेंगे सर. अरे चिंटू तुम्हारी बात तो मैं हर समय करता रहा, तो मेरी हर सांस चिंटू के नाम है. चिंटू का कमेंट आ रहा है सर हमसे भी बात कीजिए. चिंटू आपकी चर्चा तो हर क्लास में होती है. आओ देखते हैं व्हाट इज परमिएबिलिटी. देखो, इट इज एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल pass the flux. It is ability of a material to pass the flux through it. किसी मटेरियल से फ्लक्स कितनी आसानी से पास होगा उस एबिलिटी को परमिएबिलिटी कहते हैं. म्यू इज हाई. अगर किसी मटेरियल के लिए म्यू हाई है, इसका मतलब क्या? फ्लक्स विल पास very easily. And if mu is low, then flux will not pass easily. हमने एक मटेरियल ले लिया. क्या लिया? एक मटेरियल. एंड आई एम पासिंग द फ्लक्स विद दैट मटेरियल. अगर ये मटेरियल अपने अंदर से फ्लक्स को बहुत आसानी से गुजर जाने दे, अगर ये मटेरियल अपने अंदर से फ्लक्स को बहुत आसानी से गुजर जाने दे, तो इस मटेरियल की परमिएबिलिटी ज्यादा है. परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी, क्षमता. परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू पास द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, टू पास द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट वेरी इजिली. If the ability of the material is high to pass the flux through it easily, it means permeability is high. तो अगर किसी मटेरियल से फ्लक्स बहुत आसानी से गुजर जाता है, अगर किसी मटेरियल से फ्लक्स बहुत आसानी से गुजर जाता है, इसका मतलब उस मटेरियल की परमिएबिलिटी बहुत हाई है. और अगर मटेरियल से फ्लक्स आसानी से नहीं गुजर पाता है, इसका मतलब परमिएबिलिटी लो है. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जा रहा है, तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है. और अगर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आपको नहीं आसानी से समझ में आ रहा, आपके दिमाग में आसानी से नहीं घुस रहा है, तो आपका इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा कम है, मान लीजिए. तो मेरी पढ़ाई हुई चीज कितनी आसानी से आपके दिमाग में, आपके दिल में उतर जा रही है, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी. राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमियंस? व्हाट इज डिफरेंस? परमिएबिलिटी और परमियंस में क्या डिफरेंस है? वाई हेनरी यूनिट. देन किसकी बात कर रहे हो आप? 777. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमियंस? बोथ एक्सप्लेन्स अबाउट दैट हाउ इजिली फ्लक्स कैन पास थ्रू ए मटेरियल. दोनों यही तो बताते हैं फ्लक्स कितनी आसानी से गुजर रहा है किसी मटेरियल से. बोलो. देखो, जैसे परमिएबिलिटी और परमियंस दोनों का मतलब एक है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है दोनों.
जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी उसका परमियंस भी ज्यादा होगा, या जिसका परमियंस ज्यादा होगा उसकी परमिएबिलिटी भी ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं कहूं, बाद में ध्यान से सुनना, कि वो बहुत खूबसूरत है, क्यों? क्योंकि उसके पास खूबसूरती ज्यादा है। तो जिसके पास ज्यादा खूबसूरती वो ज्यादा खूबसूरत है। वैसे तो खूबसूरत और खूबसूरती अलग अलग वर्ड्स हैं तो अलग अलग। मैं ये तो नहीं बोल सकता आप ज्यादा खूबसूरती हो, दिस इज नॉट करेक्ट। आप ज्यादा खूबसूरत हो, दैट इज करेक्ट। तो खूबसूरत और खूबसूरती है तो अलग अलग, लेकिन मतलब तो एक ही है ना, जिसके पास ज्यादा खूबसूरती हो ज्यादा खूबसूरत। या जैसे मैं कहूं चालाक और चालाकी, मैं कहूं आप बहुत चालाक हो, ये सही है। मैं कहूं आप बहुत चालाकी हो, ये गलत है, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो जिसके पास ज्यादा चालाकी है वो चालाक है। तो चालाकी और चालाक में वैसे कोई खास अंतर नहीं है, जिसके पास ज्यादा चालाकी वो चालाक है। ऐसे परमिएबिलिटी और परमियंस, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस मतलब लगभग एक है। भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो अलग अलग है, लेकिन जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस भी अलग अलग है वैसे तो, मगर जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा उसका कंडक्टेंस ज्यादा। ऐसे ही परमिएबिलिटी और परमियंस है तो अलग अलग, लेकिन जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा उसका परमियंस ज्यादा। बात आ रही समझ में? रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी भाई। लेकिन क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग है? नहीं, यूनिट अलग अलग है, फार्मूले में भी अलग अलग है, मगर मतलब एक ही है। जैसे चालाक और चालाकी। इलेक्ट्रिकल टेक का कहना है वेवफॉर्म पर वीडियो जरूर बनाइएगा। सर किस प्रकार के वेवफॉर्म की बात कर रहे हो आप? वेवफॉर्म मतलब, चलो अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी? व्हाट इज द यूनिट? यूनिट क्या होगी परमिएबिलिटी की? टेल मी एवरीवन। अरे जल्दी से बताओ। परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होगी? देखो, देखो परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम म्यू, किसी मीडियम की परमिएबिलिटी म्यू जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू जीरो इंटू म्यू आर से। permeability of a medium mu is equal to mu 0 into mu r, where mu is what? Permeability of medium, where mu 0 is what? Permeability of free space, या आप बोल सकते हो permeability of vacuum, निर्वात की permeability, and its value is fixed, that is 4 pi into 10 to the power minus 7 हेनरी पर मीटर। परमिएबिलिटी की यूनिट तो हेनरी पर मीटर ही होती है। परमिएबिलिटी की जो यूनिट होती है ना म्यू की, दिस इज हेनरी पर मीटर, द यूनिट इज हेनरी पर मीटर। अगर मुझे किसी मीडियम की परमिएबिलिटी निकालनी हो तो पहले म्यू जीरो लिखोगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर क्या है? म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब जैसे मैं कहूं ये डस्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे ये डस्टर है मेरे पास, इस डस्टर की परमिएबिलिटी लिखनी हो तो कैसे लिखोगे आप? बहुत ध्यान से सुनना। इस डस्टर की परमिएबिलिटी लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा? द परमिएबिलिटी ऑफ दिस डस्टर म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो तो फिक्स है, कितना? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 म्यू जीरो, निर्वात जहां पे हवा भी नहीं है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दिस मीडियम। तो अगर मुझे डस्टर का म्यू आर पता है तो मैं डस्टर का म्यू लिख सकता हूं। अगर मुझे म्यू आर पता है तो मैं डस्टर का म्यू लिख सकता हूं। कैसे? अरे म्यू आर की वैल्यू गिवन है, म्यू जीरो हमको रटा हुआ है, तो म्यू नहीं निकाल लेंगे।
मैंने कहा मेरे कमरे में जो पंखा लगा हुआ है उसके लिए म्यू आर 100 है, तो अगर म्यू आर 100 है तो म्यू नहीं निकाल लोगे, म्यू 0 से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू 0 की वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर किसी भी मटेरियल के लिए म्यू आर गिवन है तो उस मटेरियल की परमिबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो permeability of a medium mu is this constant mu 0 into mu r. If this mu r is high, this will be high. If this mu r is less, this mu will be less. इसलिए कई बार आपको कहा जाता है कि रिलेटिव परमिबिलिटी बहुत हाई है, तो अगर किसी की रिलेटिव परमिबिलिटी बहुत हाई है तो म्यू भी तो हाई होगा, ये कम है तो ये भी क्या होगा, कम होगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास आयरन है, लोहा, आयरन की रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होती है, आयरन की रिलेटिव परमिबिलिटी होती है लगभग मान लीजिए 2000 के आसपास। म्यू आर इज 2000 फॉर आयरन। तो अगर आयरन की रिलेटिव परमिबिलिटी 2000 है तो आयरन मीडियम की परमिबिलिटी कितनी होगी, इट विल बी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू म्यू आर, एंड म्यू आर इज हाउ मच, इट इज 2000। आप यहां से सॉल्व करके निकाल लोगे, जो आएगा वो क्या आएगा, दिस विल बी परमिबिलिटी ऑफ आयरन। तो अलग अलग मीडियम के लिए, मैं कहूँ हवा के लिए, मैं कहूँ एयर आयरन के लिए और किसी मटेरियल के लिए, अगर म्यू आर गिवन है तो आप म्यू निकाल सकते हो। सो किसी भी मटेरियल के लिए आपको म्यू आर गिवन होगा तो आप उसके लिए म्यू निकाल सकते हो। म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू 0 इज ए कांस्टेंट वैल्यू दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। परमिएबिलिटी ऑफ म्यू इज हेनरी पर मीटर, बट सी फ्रॉम देयर व्हाट इज म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज व्हाट, इट इज म्यू अपॉन म्यू 0। What is mu r, relative permeability, it is mu upon mu 0, means permeability of free space and permeability of medium and permeability of free space is called mu r. The ratio of permeability of medium and the ratio of permeability of a medium and permeability of free space is called relative permeability. तो relative permeability क्या है, किसी माध्यम की permeability अपॉन निर्वात की परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू आर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू आर, हेनरी पर मीटर अपॉन हेनरी पर मीटर, इट विल कैंसल, सो म्यू आर इज यूनिटलेस। so you must remember that the unit of permeability is Henry per meter, but the unit of relative permeability is unitless. मनीष कुमार चौधरी का कहना है कैसे हैं सर, आई एम गुड। सौरभ, प्रभात, आकाश, रमेश, रोहित। चलो अब हम बात करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स की। व्हाट इज एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ। एवरीवन, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 35 लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, सभी लोग बताइए व्हाट इज मीनिंग ऑफ एमएमएफ, जल्दी बताओ। चिंटू, एम्पियर इनटू टर्न। जितेंद्र बोल रहे हैं मैग्नेटिक ईएमएफ। सी व्हाट इज एमएमएफ, एमएमएफ द फुल नेम इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स। सपोज देयर इज अ कॉइल, the number of turn in the coil is n and current flowing is I in the coil. number of turns कितने हैं n, करंट कितनी फ्लो रही I। तो MMF जो आपका होता है कितने टर्न है और कितनी करंट फ्लो रही, दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज MMF। कितने टर्न है और कितनी करंट है, दोनों का प्रोडक्ट होता है MMF। यूनिट क्या हो जाएगी, करंट के लिए एम्पियर, एन के लिए टर्न, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न द एमएमएफ। ये तो फार्मूला हो गया एमएमएफ का। होता क्या है एमएमएफ, एक तरीके से एमएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स इन ए कॉइल। किसी कॉइल में जो फ्लक्स आता है उसके लिए जिम्मेदार जो होता है ना वो एमएमएफ ही होता है। एमएमएफ किसी कॉइल में फ्लक्स आने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर एमएमएफ ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर एमएमएफ कम है तो फ्लक्स कम होगा। जैसे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखो आप, ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा तो ज्यादा करंट होगी, कम वोल्टेज डिफरेंस होगा तो कम करंट होगी। ऐसे यहां पे ज्यादा मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा, ज्यादा एमएमएफ होगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा कॉइल में, कम एमएमएफ होगा तो कम फ्लक्स होगा कॉइल में। तो आप साधारण शब्दों में समझो कि एमएमएफ इज व्हाट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर flux in a coil,
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्स इन ए कॉइल। यानी अगर आपको मैं कहूं किसी कॉइल में फ्लक्स को बढ़ाना है, चिंटू धीरे धीरे प्यार को नहीं बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है? फ्लक्स को। अगर आपको किसी कॉइल में क्या बढ़ाना है? फ्लक्स को बढ़ाना है, तो फ्लक्स का पापा कौन? फ्लक्स का पापा कौन? अरे फ्लक्स के लिए जिम्मेदार कौन है? एमएमएफ। तो अगर फ्लक्स बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा? एमएमएफ को बढ़ाना पड़ेगा। अब एमएमएफ किन तरीकों से बढ़ा सकते हो? एमएमएफ बढ़ाने के लिए तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, या तो करंट को बढ़ा दो, ज्यादा बेचैनी हो तो दोनों को बढ़ा दो। तो या तो टर्न्स की संख्या बढ़ा करके या तो बहने वाली करंट को बढ़ा करके आप एमएमएफ को बढ़ा सकते हो। और अगर एमएमएफ ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो एमएमएफ बढ़ाने के तरीके क्या हैं? आइदर इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न और इंक्रीज करंट इन द कॉइल, और ज्यादा बेचैनी है तो आप दोनों को बढ़ा लो। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसी कॉइल में करंट जो फ्लक्स जो होता है वो किस चीज पे निर्भर करता है? फ्लक्स दो चीजों पे निर्भर करता है, एक तो करंट कितनी है उस कॉइल में उस पे, और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं उस कॉइल में, दोनों चीजों पे निर्भर करता है। तो या तो करंट बढ़ा दो या तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो। आप इन दोनों तरीकों से आप एमएमएफ बढ़ा सकते हो, और अगर एमएमएफ बढ़ गया तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फ्लक्स कैसे बढ़ाया जा सकता है तो आप टिक कर दोगे, इसको बढ़ा करके, इसको किसी को भी बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं। मगर अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, एक बार आपकी मशीन अगर डिजाइन हो गई, मैंने कहा ट्रांसफार्मर में मार्केट से खरीद के लेके आ गया, अगर मैं कहूं कि मैं मार्केट से ट्रांसफार्मर खरीद के लेके आ गया, अब ट्रांसफार्मर मेरे हाथों में है, तो उसमें जो टर्न होगा प्राइमरी में या सेकेंडरी में वो बदलना मेरे हाथ में नहीं है। वंस यू हैव डिजाइन्ड द ट्रांसफार्मर, the number of turn is fixed in primary as well as secondary। अब अगर नंबर ऑफ टर्न फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया नंबर ऑफ टर्न, तो एमएमएफ बढ़ाने के लिए फिर क्या बचा? सिर्फ करंट। तो अगर आप एमएमएफ बढ़ाना चाहते हो या बदलना चाहते हो तो करंट को चेंज करना पड़ेगा। एमएमएफ क्यों चेंज करना चाहते हैं? फ्लक्स चेंज करने के लिए। तो सीधे सीधे मेरा कहना है, अगर आप करंट बढ़ाओगे तो एमएमएफ बढ़ेगा, एमएमएफ बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटाओगे तो एमएमएफ घटेगा, एमएमएफ घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, क्योंकि फ्लक्स का पापा कौन? एमएमएफ। तो अगर मशीन एक बार डिजाइन हो गई, मैंने कहा इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर डिजाइन हो गई, स्टेटर रोटर में नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गए, अब हमें काम करना है, मुझे तो टर्न्स की संख्या बढ़ाना घटाना आता नहीं, उसकी डिजाइनिंग करना, तो मैं क्या करूंगा? अब नंबर ऑफ टर्न्स वाला ऑप्शन तो मेरे लिए खत्म हो गया, फिर करंट के साथ छेड़छाड़ करके हमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को फिक्स कर दिया जाए, मशीन एक बार डिजाइन हो गई मान लिया जाए नॉर्मली, तो फिर फ्लक्स बढ़ाने का रास्ता क्या बचता है? फिर फ्लक्स बढ़ाने के लिए आपको करंट को ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ाना चाहते हो तो करंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे ही हम सीधे सीधे शब्दों में क्या कहते हैं? अगर किसी कॉइल में करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, अगर किसी कॉइल में करंट घटेगी तो फिर फ्लक्स घटेगा। ये तो कहते हैं जहां होगी करंट वहां होगा फ्लक्स, जहां होगी करंट वहां होगा फ्लक्स। करंट होगी ज्यादा तो फ्लक्स होगा ज्यादा, करंट होगी कम तो फ्लक्स होगा कम। अगर नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है तो करंट को कम ज्यादा करके किसी कॉइल के फ्लक्स को कम ज्यादा किया जा सकता है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज करने का ऑप्शन है, अगर भाई कोई कहे कि हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हैं, तो क्या फ्लक्स बदलेगा? हाँ बिल्कुल बदलेगा, अगर आप चेंज कर सकते हो तो। बोलो। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे देखो, आपने पढ़ा है ना, ये क्या है? करंट, ये है आपका फ्लक्स। जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा। फिर कुछ देर के बाद करंट तो बढ़ती है मगर फ्लक्स का बढ़ना रुक जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है? सेचुरेशन हो जाता है। इसके बाद यहाँ से तक करंट बढ़ी तो फ्लक्स बढ़ा, मगर अब करंट बढ़ती है मगर फ्लक्स नहीं बढ़ता, सेचुरेशन हो जाता है। अब आई की जगह पे यहाँ पे एच हम रख देते हैं ये, या फाई की जगह पे हम बी रख देते हैं। बी इज फाई अपन ए और एच इज एन आई अपन एल, एच होता है एन आई अपन एल, पढ़ाएंगे तो बी एच करो, फिर आपका कुछ बनता है ना। तो यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो किसी कॉइल में फ्लक्स का जो आना होता है, कितना फ्लक्स आएगा, कम या ज्यादा, दैट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यानी जो काम वोल्टेज का है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कुछ वही काम यहां पे है एमएमएफ का। अब देखिए हम एनालॉजी पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का बिल्कुल निचोड़ है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे इधर देखो ध्यान लगा के, चिंटू कह रहा थक गए हैं सर, बस 10 मिनट और। एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट,
इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉजी क्या होगी? समानता। एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी, समानता। दिस इज योर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड दिस इज योर मैग्नेटिक सर्किट। एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है। इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन्स सपोज देयर इज ए रेजिस्टर एंड आई हैव गिवन द वोल्टेज। जब वोल्टेज देंगे तो क्या होगी? करंट। और जब करंट फ्लो होगी तो उसके रास्ते में अवरोध कौन डालेगा? रेजिस्टेंस। तो हमने क्या अप्लाई किया? वोल्टेज। वोल्टेज दिया तो वोल्टेज से क्या आई? करंट। और जब करंट फ्लो करेगी तो करंट के रास्ते में अवरोध कौन डालेगा? पोजीशन कौन डालेगा? रेजिस्टेंस, राइट। सेम इन द मैग्नेटिक सर्किट इफ यू विल सी, सपोज दिस इज ए कॉइल। ये क्या है? कॉइल है, कॉइल। हमने यहां पे कुछ एमएमएफ लगाया, मान लीजिए एमएमएफ दैट इज N × I। उससे क्या आया? यहां पे फ्लक्स आया। क्या आया? फ्लक्स। तो हमने दिया क्या लगाया? एमएमएफ मींस N × I। भाई एमएमएफ मतलब कुछ नंबर ऑफ टर्न्स थे, कुछ करंट भी थी, N × I मिलके तो एमएमएफ होता है, यानी एमएमएफ से फ्लक्स आया। तो हमने क्या दिया? एक तरीके से एमएमएफ। एमएमएफ से क्या आया? फ्लक्स आया। और जब फ्लक्स इस कॉइल से पास करेगा तो कॉइल के अंदर का कि वो प्रॉपर्टी जो फ्लक्स के पास होने का अपोज करती है, दैट इज व्हाट? दैट इज रिलक्टेंस। तो वोल्टेज का जो काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में है वही काम एमएमएफ का है मैग्नेटिक सर्किट में। जो काम करंट का है कुछ वैसा ही काम मिलता जुलता क्या है? फ्लक्स है मैग्नेटिक सर्किट में। रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू रिलक्टेंस। यहां वोल्टेज दिया तो उससे करंट आई, करंट का रास्ते में पोजीशन रेजिस्टेंस है। यहां एमएमएफ दिया तो फ्लक्स पास हुआ कॉइल से, फ्लक्स के रास्ते में जो पोजीशन कॉइल डालेगी दैट इज रिलक्टेंस। मींस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट voltage is similar to MMF in magnetic circuit. Current in electrical circuit is similar to flux in magnetic circuit. Resistance in electrical circuit is similar to reluctance in magnetic circuit. Next क्या है? रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। और यहां रिलक्टेंस का उल्टा क्या होता है? परमियंस। सो कंडक्टेंस इज ऑल्सो सिमिलर टू परमियंस। अरे अगर रेजिस्टेंस रिलक्टेंस के सिमिलर है तो इसका उल्टा इसके उल्टे के सिमिलर नहीं होगा। अरे अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू वाई तो 1/x बराबर नहीं होगा 1/y के। तो अगर रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस सिमिलर है तो इसका इनवर्स इसके इनवर्स के सिमिलर होगा, मींस कंडक्टेंस इज सिमिलर टू परमियंस। बोलो हाँ या ना। और लास्ट में एक क्वांटिटी और बची हुई है, क्या? यहां बची हुई है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज सिमिलर टू परमिएबिलिटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रो एल अपान ए। दिस रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। आर इज रो एल अपान ए, रो इज रेजिस्टिविटी, 1/रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। 1/रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या बताती है? कि किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में कितनी आसानी से करंट पास हो सकती है। किसी भी कंडक्टर से या किसी भी रेजिस्टर से कितनी आसानी से करंट पास हो सकती है उसके बारे में बताता है क्या? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक्सप्लेन्स दैट हाउ इजीली करंट कैन फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। और इसके सिमिलर कौन है? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी बताती है कि हाउ इजीली फ्लक्स कैन पास थ्रू ए मैग्नेटिक मटेरियल। मींस द फंक्शन इज सेम। कंडक्टिविटी एंड परमिएबिलिटी बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। ये बताती है करंट कितनी आसानी से गुजर जाएगी और ये बताती है कि फ्लक्स कितनी आसानी से गुजर जाएगा। ससेप्टिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट। रोहित इज सेइंग व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? दैट इज डिफरेंट। वो कहानी भी बताएंगे किसी दिन, ठीक है। कंडक्टिविटी सिमिलर टू परमिएबिलिटी। अब जरा देखो, ये 5 क्वांटिटीज एक दूसरे के सिमिलर हैं। वोल्टेज सिमिलर एमएमएफ के, करंट सिमिलर फ्लक्स के, रेजिस्टेंस सिमिलर रिलक्टेंस के, कंडक्टेंस सिमिलर परमियंस के और कंडक्टिविटी सिमिलर परमिएबिलिटी के। ये आपको याद होना चाहिए। आप अपना नाम भूल जाओ मगर ये नहीं भूलना चाहिए कौन किसके सिमिलर है। तो मैं आपसे पूछूंगा और आप बताओगे कौन किसके सिमिलर है। इसको मैंने ढक लिया, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा आपको। चलो, ये नहीं दिखेगा। बताओ, वोल्टेज इज सिमिलर टू एमएमएफ, करंट इज सिमिलर टू फ्लक्स, रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू चिंटू, रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू रिलक्टेंस,
कंडक्टेंस इज सिमिलर टू परमियंस, कंडक्टिविटी सिमिलर टू परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी। मधु, जितेंद्र। नाउ टेल मी व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V बराबर आई आर या I इज इक्वल टू V बाई आर। I इज वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। यही तो होता है ओम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओम्स लॉ यही तो होता है, I इज वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस है, V इज इक्वल टू I इनटू R। दिस इज ओम्स लॉ। कहां पे? इन कहां पे? इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। Now I want to write Ohm's law for magnetic circuit. I want to write Ohm's law for magnetic circuit. At the place of current, what you will write? करंट की जगह पे क्या लिखोगे? फ्लक्स। यहां पे लिख दो फ्लक्स। वोल्टेज की जगह पे क्या लिखोगे? वोल्टेज की जगह पे लिख दो एमएमएफ। यहां पे लिख दो एमएमएफ। रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लिखोगे? रिलक्टेंस। यहां पे लिख दो रिलक्टेंस। Flux is MMF upon reluctance. This is Ohm's law for magnetic circuit. This is Ohm's law. क्या है ये? Ohm's law for magnetic circuit. नहीं आ रहा समझ में? अब यहां से देखो, अगर रिलक्टेंस किसी कॉइल का ज्यादा होगा तो फ्लक्स कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, या अगर एमएमएफ ज्यादा होगा तो भी फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि एमएमएफ ही जिम्मेदार होता है फ्लक्स के लिए। ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम, ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। फ्लक्स इज एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। यहां से आप लिख सकते हो एमएमएफ इज फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। आप ये भी लिख सकते हो एमएमएफ इज फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। अरे कैसे याद रखोगे? V बराबर आई आर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। वोल्टेज की जगह पे क्या लिखोगे? एमएमएफ। करंट की जगह पे क्या लिखोगे? फ्लक्स। रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लिखोगे? रिलक्टेंस। हो गया काम। एमएफ इज फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, एमएफ इज फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। हो गया। अब यहां से जरा आप देखो रिलक्टेंस का फार्मूला क्या आ रहा है। यहां से जरा आप देखो रिलक्टेंस का फार्मूला क्या होगा। यहां से रिलक्टेंस विल बी एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। यहां से अगर आप रिलक्टेंस लिखोगे, रिलक्टेंस क्या होगा? इट विल बी एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। अब यहां से जरा आप यूनिट लिखो रिलक्टेंस की, तो रिलक्टेंस होगा एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। यूनिट लिखो, एमएफ क्या होगा? एम्पियर इनटू टर्न। यही तो होता है एन इनटू आई। नहीं दिख रहा है? एम्पियर इनटू टर्न। एमएमएफ अपॉन फ्लक्स क्या होता है? वेबर। यहीं से आया था रिलक्टेंस की यूनिट इज एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, जिसको दुनिया हेनरी इनवर्स के नाम से भी जानती है। दुनिया इसको क्या एम्पियर टर्न अपॉन वेबर या हेनरी इनवर्स के नाम से जानती है। दिस इज ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट, दिस इज ओम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। बोलो कोई डाउट है तो? जितना आज पढ़ाया गया, जितना आज पढ़ाया गया, कोई डाउट है तो बताओ। इसके आगे सेकेंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे कल मैग्नेटिक सर्किट का। द सेकेंड पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो। If you want to take plus course, you can use code RK11 that is visible on the screen. If you have any query, you can message me here. It is Rajkumar Singh 730 @gmail.com. बाकी जितना पढ़ाया इसको रिवाइज करके आना कल। हेनरी वगैरह की और चर्चा करेंगे जब सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह की कहानी बताएंगे तब। नीतीश पटेल का कहना है सर पावर सिस्टम का क्लास टाइमिंग, उसकी टाइमिंग आई थिंक 5 से 6 या 6 से 7 है। आज आप जाके देखो पावर सिस्टम की क्लास हुई तो है। 5 से 6 या 6 से 7 है आई थिंक टाइमिंग पावर सिस्टम की। अर्नब का कहना है आई एम प्लस स्टूडेंट। देखो प्लस स्टूडेंट भी यहाँ आते हैं मुझे देखने। कल संडे है, कल ऑफ रहेगी क्लास। यस, टुमारो इज संडे, टुमारो इज हॉलीडे। कल संडे है, कल हॉलीडे है। और दूसरा, आप अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। आप सर्च यही करोगे राजकुमार सिंह 730 तो मेरी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। राजकुमार सिंह 730 या राजकुमार सिंह आप सर्च करोगे तो प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर आल्सो। मयूरी का कहना है सर बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड एसी फंडामेंटल कब लेंगे? अभी तो मशीन स्टार्ट हुई तो मशीन चलेगी, अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोई प्लान तो नहीं है।
हाँ, प्लस में चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल। अर्ना बोल रहे हैं प्लस में चल रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल मींस नेटवर्क थ्योरी प्लस में चल रहा है, जिसमें आज क्या पढ़ाया गया है? आज पढ़ाई गई है सुपरपोजिशन थ्योरम। राजीव रंजन बोल रहे हैं ऑलरेडी फॉलोड यू सर। रोहित बोल रहे हैं थैंक यू सो मच सर। सैनी का कहना है परमिटिविटी का एनालॉजी। हर चीज़ का एनालॉजी नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से किसी का भी एनालॉजी बना लोगे। हर चीज़ का एनालॉजी नहीं होता है। बाकी परमिटिविटी है क्या, ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें किसी और दिन आपको पढ़ाएंगे। उसका क्योंकि अभी ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, इसलिए अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं। जब किसी दिन मटेरियल साइंस की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है या परमिटिविटी वगैरह क्या होती है। अक्षय का कहना है सर क्लास तो 11 बजे थी। नहीं, क्लास तो 10 बजे है, 10 से 11। योर डेली क्लास इज 10 to 11। आज सिर्फ प्रीमियर होगा 11 बजे। एक दो वीडियो जो क्रिएटिक्स यूट्यूब चैनल पे लाइव ली थी वो प्रीमियर होगी, एक आज होगी एक कल होगी बस। बाकी आपकी जो रेगुलर लाइव क्लास चलेगी वो 10 से 11 ही चलेगी मशीन की। सुपरपोजिशन, यस सुपरपोजिशन थ्योरम चली है आज। तो और कोई क्वेरी है आप लोगों की तो बताइए। कोई दिल में डाउट है, प्रॉब्लम है, कष्ट है, तकलीफ है तो जल्दी से बताइए। और अगर आपको लग रहा कमेंट करके बताना मुनासिब नहीं है पब्लिकली, यू कैन मैसेज हियर। मैसेज के बाद कई बार 24 घंटे तक नहीं मिल पाता है जवाब, तो बेचैन मत होना, आप वेट करना। लोग कह रहे हैं सर 2 घंटे की क्लास लीजिए। देखिए 1 घंटे मशीन चलेगा, 1 घंटे मेजरमेंट चलेगा, 1 घंटे पावर सिस्टम चलेगा, 3 घंटे तो बहुत हो गया। बाकी नॉन टेक भी चल रही है, जियोग्राफी वगैरह, तो 4 घंटे से ज़्यादा क्या पढ़ोगे आप एक दिन में। टीचर्स को भी थोड़ा सा आराम करने दीजिए। आकाश यादव का कहना है सर आप गजब का पढ़ाते हैं। राजीव रंजन इज सेइंग यू आर बेस्ट सर। तो आज की क्लास में जितना पढ़ाया उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते चलते मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं, जाते जाते आपको रिकॉल करा देता हूं। देखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी कट नहीं करती हैं, पैरेलल होती हैं, या कट करती है तो इनफाइनाइट पे कट करती हैं, हमेशा क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स अपॉन एरिया, यूनिटी एरिया से पास होने वाला फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। उसके बाद आता है आपका रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, द अपोजिशन इन द पाथ ऑफ फ्लक्स, यूनिट इज Henry inverse or ampere turn upon Weber. Now the next term is permeance. Permeance is 1 upon reluctance and the unit is Henry or वेबर अपन एम्पियर टर्न। नेक्स्ट टर्म इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी बताते हैं कि कितनी आसानी से किसी मटेरियल से फ्लक्स पास हो जाता है। परमिएबिलिटी की यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। रिलेटिव परमिएबिलिटी की यूनिट होती है कुछ भी नहीं, यूनिटलेस। म्यू जीरो इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट्स द वैल्यू इज 4.2 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। द नेक्स्ट टर्म इज एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यूनिट इज एम्पियर टर्न। ये बताता है कि किसी कॉइल में फ्लक्स कितना आएगा, और अगर किसी कॉइल में फ्लक्स को बढ़ाना है तो या तो नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दो या तो करंट को चेंज कर दो। और कुछ बचा? उसके बाद हमने बताया कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉजी क्या है। वोल्टेज इज सिमिलर टू एमएमएफ, करंट इज सिमिलर टू फ्लक्स, रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू रिलक्टेंस, और परमियंस इज कंडक्टेंस इज सिमिलर टू परमियंस एंड कंडक्टिविटी सिमिलर टू परमिएबिलिटी। ओम्स लॉ इज V इक्वल टू IR। व्हाट इज ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट? एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, दैट इज ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट। तो आज की कहानी यहीं तक, बाकी की कहानी कल। अक्षय सिंह का कहना है सर इज इट क्रैश कोर्स और फुल कोर्स? देखिए एक तरीके से क्रैश कोर्स का ही है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के लिए सारे कोशिश की जाएगी कवर करा दी जाए, ठीक है। बट कई बार टाइम कम पड़ जाता है। अब एग्जाम मान लीजिए आपका SSC का 2 महीने बाद है, अब पूरे डिटेल में डेप्थ में जाकर के पढ़ाएंगे तो फिर आधी मशीन नहीं हो पाएगी। तो की पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम के लिए कामगर, वो सारी चीजें जरूर कवर कराई जाएंगी। रोहित कुरिल परेशान मत होइए, सब चर्चा करेंगे, आप बस रेगुलर क्लास में आते रहिए। 2-3 दिन के अंदर हम लेके आएंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे, ससेप्टिबिलिटी वगैरह की क्या होता है, कैसे होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क की क्लास अभी नहीं चल रही यूट्यूब पे, वो प्लस पे चल रही है, तो प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो। नेटवर्क थ्योरी वहां चल रहा है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से, विद क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट।
चिंटू का सर पैसा नहीं खर्च करेंगे, ऐसे ही फ्री में पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे तो अभी मशीन चल रही है, मशीन खत्म होने दो, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट जो स्टार्ट होगा तो प्लान करेंगे। एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं ना, या 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें, खत्म एक भी ना हो पाए। जाते जाते एक डिसलाइक आ गया। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। समय इन द सेंस, अभी यूपीपीसीएल में देखो वैकेंसी आई है TG2 की, टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, यानी वैकेंसी आने के इंडिकेशन मिल चुके हैं। अब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के बच्चे बिल्कुल पागल हैं, क्योंकि वैकेंसी नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया है और एग्जाम की डेट भी दे दी उन्होंने अगस्त के लास्ट वीक में। तो ऐसे यूपीपीसीएल में जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, किसी दिन यूपीपीसीएल में एई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आप तैयारी करने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा उतना। उस दिन आप यही कर सकते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कि 2 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है, तो आप 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट यूपीपीसीएल एई के लिए उतने डेप्थ में कहां पढ़ पाओगे। तो आपको करना क्या है कि वैकेंसी आज नहीं तो कल तो आती ही आती है, लेकिन जब वैकेंसी आए तब निशान आपका नहीं चूकना चाहिए। तब तक पूरी मेहनत और ईमानदारी से आप तैयारी करते रहो, जैसे भी तैयारी करो आप। सो बी रेडी, ठीक है। तो तैयारी आपको अपनी करनी है। वंस यू आर रेडी, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैकेंसी आना बंद हो जाए इतिहास में, कभी नहीं ऐसा होने वाला है। वैकेंसी की संख्या थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। तो यूपी पीसीएल का एग्जाम आ सकता है, राजस्थान जेई में एग्जाम आएगा, यूपी आरवीएनएल का आएगा, यूपी पीएससी का आएगा, बहुत सारे एग्जाम आएंगे। इन सारे एग्जाम को एक तसल्ली से, प्लानिंग से स्ट्रेटजी से बैठ करके पढ़ाई करके दे दो, कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। अगर आप मेहनत से तैयारी की होगी तो, या मेहनत से तैयारी करोगे आप तो, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। रोहित बोल रहे हैं सर एक टाइमिंग बता दो। टाइमिंग 10 से 11 फाइनल है, मेरे क्लास की टाइमिंग 10 से 11 फाइनल है, ठीक है। ये मशीन की ही क्लास की टाइमिंग है 10 से 11। मशीन मतलब स्टार्ट तो मैग्नेटिक सर्किट, देन ट्रांसफार्मर, देन नेक्स्ट पार्ट। हाँ, यूट्यूब का क्लास 10 से 11 है, अभी जून महीने का शेड्यूल यही है और यही रखेंगे ही परमानेंटली। तो जितना पढ़ाया इसको अच्छे से रिवाइज करना आप। और कुछ तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। टिल देन एंजॉय, गुड नाइट, बाय बाय एंड जय हिंद।